बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात होगी कुछ समय से ट्रंप प्रशासन की कुछ नीतियों से नाराज चल रहे दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब ट्रंप सरकार से अलग हो गए हैं। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। वे सरकारी दक्षता विभाग का राजपाट छोड़कर अपने कारोबार की दुनिया में लौट गए हैं। इस साल जनवरी में एक अंतराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग का गठन कर उसकी जिम्मेदारी मस्क को सौंपी थी। इस विभाग के गठन का उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना था। मस्क ने कहा कि वह वॉशिंगटन छोड़ रहे हैं। मस्क ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। मस्क ने यह भी कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा यह समय पूरा हुआ। सरकार की फिजूल खर्ची कम करने के अवसर के लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं। डीओजी का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। मस्क के इस्तीफे के पीछे की कोई आधिकारिक वजह समझ में नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मस्क ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल से नाराज थे। मस्क ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि यह बिल या तो बड़ा हो सकता है या फिर बेहतरीन। मस्क की वन बिग ब्यूटीफुल बिल में से नाराजगी के 5 महत्वपूर्ण कारण समझे जाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला, इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में 2017 की गई कटौती को स्थायी बनाया गया। ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटीज इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव हुआ। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च किया। सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। डेप्थ सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा भी बढ़ाई गई। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जो 5 चीजें समझ में आती हैं। अब आगे डॉग का क्या होगा, डीओजीई का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसको भी 4 बिंदुओं में हम समझते हैं। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण पहला बिंदु जो है कि असर कम होगा। मस्क के जाने से डीओजी का असर और काम करने की स्पीड कम हो सकती है। कानूनी चुनौतियां, डीओजीई पहले से ही पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता केस का सामना कर रहा है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नया लीडर खोजना, मस्क की जगह मजबूत नेता नहीं आया तो $1 ट्रिलियन की बचत का टारगेट मुश्किल हो सकता है। कम से कम डीओजी को जुलाई 2026 तक काम करना है, लेकिन मस्क के बिना ये काम मुश्किल हो सकता है। बता दें कि मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक की थी। उन्होंने कार्यकाल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया। मस्क के इस्तीफे के पीछे वजह यह भी मानी जा रही है कि टेस्ला की बिक्री लगातार घट रही है। शेयरों में भारी गिरावट देख ली जा रही है, जिससे निवेशकों में काफी नाराजगी है। साथ ही अमेरिका में टेस्ला का बहिष्कार भी जारी है। मस्क ने खुद कहा था कि जब मैं मुश्किल से ही टेस्ला को संभाल पा रहा हूं, तो मस्क ने 2024 में चुनावों में ट्रंप के चुनावी मोर्चों पर साथ वो दिखाई दिए थे, लेकिन अब वही मस्क ट्रंप की आर्थिक नीतियों से नाराज हो गए हैं और विरोध जता रहे हैं। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिड टर्म इलेक्शन के पहले ट्रंप की टीम को $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये रकम नहीं दी गई, जिससे ट्रंप के कई सहयोगी नाराज हैं। आइए बताते हैं ट्रंप सरकार में मस्क के वो 4 फैसले जिनका विरोध हुआ था। मस्क की डीओजी टीम से ट्रेजरी डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेशंस के डेटा तक पहुंच हासिल की। इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंटर, मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी की। इसके खिलाफ 75,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक बायकॉट कर दिया, स्वीकार कर लिया। मस्क ने ईमेल भेजकर सरकारी कर्मचारियों को उनका काम का जो सारा हिसाब है वो भी मांगा था, जिसके बाद उन्होंने ये आदेश भी जारी किया था। साथ ही आपको बताएं, यूसेड और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसियों को बंद करने की कोशिश भी की थी। इसकी फंडिंग या तो रोक दी गई या उसमें भारी कटौती की गई है। अब साथ ही कुछ और बात की जाए तो ट्रंप ने मस्क की दखल अंदाजी के खिलाफ पूरे अमेरिका में जोरदार प्रदर्शन किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 अप्रैल को देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गईं। इसमें सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ, LGBTQ+, वॉलेंटियर्स और पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता शामिल रहे। अमेरिका के सभी 50 प्रांतों में यह प्रदर्शन हुए थे।
ऐसे में एलन मस्क का इस्तीफा न सिर्फ अमेरिका की राजनीति का हलचल है, बल्कि उनकी कारोबारी और सार्वजनिक छवि में भी बड़ा असर हो सकता है। बात होगी पाकिस्तान की, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत से बातचीत की बात कही। अजरबैजान में त्रिपक्षीय समिट के दौरान शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे मुद्दों को मिलकर हल करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसे बयान वाकई में भरोसे के लायक हैं? शरीफ का ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी संगठन लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष हिंदू टूरिस्ट की हत्या के पीछे भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हाथ सामने आया। शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कश्मीर की बात छेड़ी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर में खून बहाने वाले आतंकियों को पनाह कौन देता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई के मुद्दे पर ही कोई बातचीत हो सकती है। शरीफ ने भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले की आलोचना की और कहा कि भारत इसे हथियार बना रहा है। लेकिन क्या शरीफ को याद है कि जिस संधि के पानी से पाकिस्तान की जमीन हरी भरी होती है, उसी जमीन के खिलाफ वो देश दशकों से साजिशें रच रहा है। जब भारत ने सिंधु जल समझौते को रोका तो वह एक कड़ा संदेश था, अब पानी भी बंद और गोली भी बंद। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि उस आतंकवाद को पाकिस्तान ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया है। भारत में जो खून बहाया जा रहा है वो आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की ही देन है। अब जब भी आतंकी आग पाकिस्तान को भी जलाने लगी है, तब उसे शांति और बातचीत की याद आ रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और शहबाज शरीफ के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, उनके इस एक्शन को सर, ऐसे वक्त में जबकि कल तक बड़ी गीदड़ भभकियां देने का दौर चल रहा था, वैसे वक्त में 3 बार वो भारत से कह चुके हैं कि हम आपके साथ समझौता, हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। इस एक्शन को कैसे देखा जाए? देखिए विकास जी, भारत ने बातचीत के संदर्भ में अपनी जो शर्तें हैं वो बहुत ही स्पष्ट करके रखी हुई हैं। और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा कि आतंकवाद और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती, आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं हो सकते। और यदि पाकिस्तान बातचीत करने के लिए जरा भी कहीं गंभीर है तो उसे पहले आतंकवाद के विरुद्ध प्रामाणिक कदम उठा करके दिखाने की आवश्यकता है। एविडेंस बेस्ड एक्शंस, जिसको कि हम कहते हैं इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप, जब तक पाकिस्तान लेकर के नहीं दिखाएगा तब तक कोई बातचीत के रास्ते नहीं खुलेंगे। और ये पाकिस्तान को करके दिखाना होगा पहले। और उसके लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स जो चल रहे हैं उसको परमानेंटली जो है शट डाउन करे, उसको पूरी तरह से समाप्त करे, और इसका एविडेंस उसे देना होगा। दूसरा, भारत में जो अनेक वांछित आतंकी हैं जिन्होंने भारत के अंदर अनेक आतंक की बड़ी घटनाएं कर रखी हैं और वो पाकिस्तान में जाहिर है कि शरण लिए हुए हैं, उन आतंकियों को भारत के हवाले पाकिस्तान को बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर। और लिहाजा तभी पाकिस्तान जो है अब इस तरह की बातें करने को तैयार हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, इसी बीच आपसे बातचीत में संवाद करूंगा, लेकिन भारत विरोधी साजिशें रचने वाला प्रतिबंधित आतंकी संगठन कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी KNF अब बांग्लादेश को अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना रहा है। चटगांव की एक फैक्ट्री में 30,000 सैन्य वर्दियों की जब्ती ने दुनिया को हिला दिया है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ टका आंकी गई है। चौंकाने वाली बात यह कि 10,000 वर्दियां पहले ही आतंकियों तक पहुंच चुकी थी। इन वादियों का मकसद जो था पूरे म्यांमार और बांग्लादेश में गोरिल्ला युद्ध छेड़ना। KNF ने अब अल कायदा समर्थित अंसार अल इस्लाम से हाथ मिला लिया है। सूत्रों के अनुसार अंसार के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में KNF के लड़ाकों को गोरिल्ला युद्ध, IED ब्लास्ट और आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए, इसी पर एक सवाल है संजीव जी कि किस तरह से देख रहे हैं ये जो 30,000 वर्दियां मिली हैं, वाकई फिगर बहुत बड़ा है और चौंकाने वाला भी।
ये देखिए, ये जो भारत विरोधी साजिशें बांग्लादेश के फ्रंट पर भी चल रही हैं, और ये बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार है, उसने जिस तरीके से कट्टरपंथियों को छूट दे रखी है, और वहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट एक्टिव है, और ये जो सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की है वो ऐसे ही कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है, उनको शह देने का कार्य कर रही है। तो ऐसे में ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, ये अब भारत विरोधी अन्य ताकतों के साथ भी वो गठजोड़ कर रही हैं, जिसमें कि कुकी अचिन जो मिलिटेंट्स हैं, इस तरीके के जो आतंकी हैं, जो भारत के खिलाफ पहले भी साजिशें रचते रहे हैं, वो अब फिर से सिर उठाने लगे हैं। शेख हसीना की सरकार के दौरान हमने ये देखा था कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में ये जो आतंकी हैं, ये जो इंसर्जेंट्स हैं, इनके ऊपर बांग्लादेश ने कड़ी कार्रवाइयां की थी, और इन आतंकियों को बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया था। उनको जहां कहीं भी मौका मिला उन्हें टारगेट किया गया, और शेख हसीना की सरकार ने इस तरह से भी भारत के साथ बहुत अच्छा सहयोग किया था। लेकिन अब जब शेख हसीना की सरकार वहां नहीं है और एक कट्टरपंथियों को शह देने वाली सरकार वहां आ गई है, ये जो अंतरिम सरकार है, तो ऐसे में ये जो कट्टरपंथी हैं, ये अनेक भारत विरोधी एलिमेंट से, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं, उनसे मिलकर के भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वाकई और इनकी साजिशों को अब दुनिया के सामने लाना होगा, और ये बड़ा फिगर भी सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी चर्चा करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए।